हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप यू विल बी फाइन। इकोनॉमिक्स आपकी ख़त्म हो चुकी है, उसमें आपने बहुत कुछ सीखा। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड। फर्स्ट पार्ट आपने इसका क्लास 9th में सीखा। क्लास 9th में आपने पॉलिटिकल साइंस में बहुत चीज़ें सीखी, जिसमें मैं आपको याद दिला दूं कि आपने लोकतंत्र की विशेषताएं सीखी कि लोकतंत्र में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। संविधान के बारे में आपने बहुत कुछ सीखा कि संविधान में संविधान सभा क्या थी, संविधान किस तरीके से बनाया गया था। आपने मौलिक अधिकारों के बारे में भी बहुत कुछ जाना। अब कक्षा 10 में आपके सिलेबस में प्रक्रियाओं पर अधिक बल दिया गया है कि सत्ता में प्रक्रियाएं किस तरीके से संचालित होती हैं। कक्षा 10 में आप बहुत कुछ सीखेंगे राजनीतिक विज्ञान में। लोकतांत्रिक राजनीतिक द्वितीय आपकी पुस्तक का शीर्षक है और इसमें सबसे पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी है। पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हैं आप इसे, कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है बच्चों, जिसे आज हम समझेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है। सत्ता की साझेदारी से सिंपली मतलब ये है कि जब भी किसी देश की गवर्नमेंट बनती है तो उस गवर्नमेंट में किन लोगों का प्रतिनिधित्व होता है, वो गवर्नमेंट कौन लोग बनाते हैं। जाहिर सी बात है कि किसी भी देश की गवर्नमेंट को बनाने में वहाँ के लोगों का ही हाथ होता है। तो वहाँ की गवर्नमेंट में किन लोगों का प्रतिनिधित्व होगा, वो प्रतिनिधित्व किस आधार पर होगा। भाषाई आधार पर होगा, जिन लोगों की भाषा अधिक होगी उन लोगों के प्रतिनिधि गवर्नमेंट में चुने जाएंगे, या धर्म के आधार पर होगा, या किस आधार पर होगा, या प्रॉस्पेरिटी के आधार पर होगा। सत्ता की साझेदारी आखिर कैसे की जाएगी, किसी भी देश में रहने वाले लोगों में सत्ता की साझेदारी का आधार क्या होगा और सत्ता की साझेदारी किस तरीके से की जाती है। इसी चीज़ को हम इस फर्स्ट चैप्टर में समझेंगे। इस क्लास 10th में आप राजनीतिक विज्ञान में और भी बहुत सारी चीज़ें समझेंगे। प्यारे बच्चों, कक्षा 10 में ये जो चैप्टर है सत्ता की साझेदारी, इसमें आप लोगों को ये समझाने के लिए कि सत्ता की साझेदारी गहराई तक होती क्या है, दो एग्जाम्पल दो देशों के लिए गए हैं अलग अलग, और हम भी उन्हीं एग्जाम्पल्स को समझाएंगे आप लोगों को कि किस तरीके से उन दो देशों में सत्ता वितरित हुई और उन दो देशों में सत्ता वितरण से क्या क्या परेशानियां आईं। पर किसी भी देश में सत्ता वितरण को समझने से पहले हमें उन दो देशों की स्टैटिस्टिक्स को समझ लेना होता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं दो देशों की, जिसमें पहला देश है बेल्जियम और दूसरा देश है श्रीलंका। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जो कि हरियाणा से क्षेत्रफल में बहुत छोटा है। हरियाणा हमारे यहाँ हरियाणा जो भारत का एक देश है, भारत का एक राज्य है हरियाणा, उससे क्षेत्रफल में बहुत छोटा है और इसकी जो आबादी है वो भी हरियाणा की आबादी से लगभग आधी है। हरियाणा की आबादी 2 करोड़ है और इसकी आबादी लगभग 1 करोड़ के आसपास है। तो ये बहुत ही छोटा देश है बेल्जियम। इसके बारे में हम आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बता दें कि इसमें जो आबादी है, इसमें जो सबसे जो कॉम्प्लेक्स चीज़ आपको समझनी है वो ये है कि इसकी जातीय बनावट।
इसमें रहने वाले कौन कौन लोग हैं और इसमें सत्ता का बंटवारा कैसे हुआ, ये आपको इसमें समझना है। जातीय बनावट किस तरीके से है, ये आपको इसमें समझना है। इसकी जातीय बनावट दरअसल बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसमें डच और फ्रेंच लोग रहते हैं। 59% इसमें डच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, जो कि फ्लेमिश इलाके में रहते हैं। फ्लेमिश इलाके में रहते हैं। और 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, जो कि वैलोन में रहते हैं, और 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। ये यहाँ के लोगों की स्टैटिस्टिक्स है। 59% लोग डच भाषा बोलते हैं, फ्लेमिश इलाके में रहते हैं। 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, वैलोन में रहते हैं, और 1% जर्मन लोग हैं। आबादी के दृष्टिकोण से प्यारे बच्चों अगर हम देखें तो 59% डच का ही बहुसंख्यक है, वहाँ पर डच का ही बाहुल्य है। पर ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, आर्थिक रूप से वीक है, ये वीक सेक्शन है, प्रॉस्पेरस नहीं है, ये वीक है आर्थिक रूप से। वहीं 40% फ्रेंच लोगों की अगर हम बात करें तो ये प्रॉस्पेरस है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि सरकार किसकी बनेगी। जो लोग संख्या में ज़्यादा हैं, डच लोगों की सरकार बनेगी यहाँ पर, या 40% फ्रेंच लोगों की सरकार बनेगी जो कि पैसे में बहुत ताकतवर हैं। सत्ता की साझेदारी किस तरीके से बेल्जियम में होगी, ये सवाल आप लोगों को समझना है। अब यहाँ की स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करने के बाद, ये हम यहाँ पर बाद में आएंगे, पहले हम श्रीलंका की भी स्टैटिस्टिक्स आपको बता दें। श्रीलंका तमिलनाडु में, आपने मैप में हमने स्टडी किया था 9th क्लास में कि श्रीलंका तमिलनाडु के दक्षिण भाग में एक छोटा सा द्वीपीय देश है, एक छोटा सा देश है, जहाँ की जातीय बनावट की अगर हम बात करें तो जातीय बनावट में यहाँ पर 74% सिंहली रहते हैं। 74% कौन लोग रहते हैं? सिंहली, सिंहली कहते हैं उन्हें। और यहाँ के 18% पर तमिल का शासन है, तमिल लोगों का शासन है। और इन तमिल लोगों में भी क्लासिफिकेशन कर दिया जाए तो यहाँ के मूल तमिल हैं कुछ परसेंट तमिल में भी, और मूल तमिल का मतलब जहाँ वहीं श्रीलंका में पैदा हुए मूल तमिल, और भारतीय तमिल है जो कि भारत से, जिनके दादा परदादा चाय के बागानों में लाए गए थे श्रीलंका में, उनके बच्चे अब भी श्रीलंका में रह रहे हैं। ये मूल तमिल हैं जो कि श्रीलंकाई तमिल के नाम से भी जाने जाते हैं, और ये भारतीय तमिल है। तो ये यहाँ की स्टैटिस्टिक्स है। अब सवाल यहाँ ये होता है कि सत्ता किसकी होगी। क्या सत्ता 18% तमिलों की होगी जो कि अल्पसंख्यक हैं, या 74% सिंहली की होगी जो कि बहुसंख्यक हैं। ये दो देशों के एग्जाम्पल हैं जिसमें जातीय समीकरण आप लोगों के सामने है। अब सत्ता किसकी होगी ये समझने की बात है, और इन दोनों देशों ने क्या क्या स्टेप उठाया और उसके क्या क्या परिणाम निकले, आज की सेशन में हम यही स्टडी करने जा रहे हैं। हम पहले बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हो गया था। उसके बाद 74% जो सिंहली थे उनका दबदबा रहा, वहाँ पर सरकार उनकी बनी। उन्होंने सरकार बनाते ही क्या किया कि सबसे पहले तो सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया गया, और सरकारी नौकरियों में भी सिंहली वालों को ही प्राथमिकता मिलने लगी। इससे हुआ ये कि तमिल लोगों को परेशानी होने लगी। तमिल लोगों और सिंहली लोगों, भाई जाहिर सी बात है कि अगर सिंहली को प्राथमिकता दी जा रही है हर चीज़ में और तमिल लोगों को अवॉइड किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तमिल लोगों के मन में नकारात्मक भाव आते चले जाएंगे सिंहली लोगों के लिए। इससे ये हुआ कि तमिल और सिंहलियों में
मतभेद बढ़ गया, मनभेद बढ़ गया और आपस में टकराव की स्थिति हो गई। और समय के साथ साथ सिंहली और तमिल में युद्ध छिड़ गया और ये गृह युद्ध हो गया। गृह युद्ध का मतलब आपस में जब घर में ही दो समुदाय आपस में भिड़ने लगे, मारपीट करने लगे, कोई गृह युद्ध की स्थिति हो गई। तो ऐसी कंडीशन में हालांकि 2009 में गृह युद्ध समाप्त हो गया, पर ऐसा गृह युद्ध क्यों हुआ ये आप लोगों को समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि सत्ता में जो साझेदारी थी वो 74% सिंहलियों की थी, तमिल लोगों को नकार दिया गया था। यानी कि बहुसंख्यक लोगों ने सत्ता पूरी अपने पास रखी और सत्ता में साझेदारी अल्पसंख्यक लोगों को नहीं दी, जिसका परिणाम गृह युद्ध हुआ। ये बात आप लोगों को गहराई से समझनी होगी। मूल तमिल और भारतीय तमिल की बात बाद में है, पहले सिंहली और तमिल की ही बात को आप इस तरीके से समझिए। तो श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ और किस वजह से गृह युद्ध हुआ? क्योंकि बहुसंख्यक समाज ने सत्ता में तमिल लोगों को यानी कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों को कोई भागीदारी नहीं दी थी और अपनी सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया और सरकारी नौकरियों में भी सिंहली लोगों को प्राथमिकता देने लगे, तमिल लोगों को बिल्कुल नकार दिया गया। तो ऐसी कंडीशन में श्रीलंका की स्टैटिस्टिक्स आप लोगों ने समझी और श्रीलंका ने क्या किया, श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ गया। पर बेल्जियम की अगर हम बात करें तो बेल्जियम ने ये समझदारी, ये नासमझी नहीं दिखाई। बेल्जियम ने, अगर हम जातीय बनावट बेल्जियम की बात करें तो 59% डच थे और 40% फ्रेंच थे, 1% जर्मन थे। अगर बेल्जियम भी चाहता तो ये कर सकता था कि सिर्फ डच लोगों की सत्ता बना लेता, सिर्फ डच लोगों की सत्ता बना लेता अगर बेल्जियम ये चाहता तो। लेकिन बेल्जियम ने ऐसा नहीं किया। बेल्जियम ने क्या किया कि सब केंद्र सरकार में, बेल्जियम में सरकार का जो ढांचा था वो 3 स्तरीय था, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और तीसरी जो इम्पोर्टेंट थी वो थी सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार, ये त्रिस्तरीय ढांचा था बेल्जियम में। केंद्र सरकार में हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच लोगों की बराबर बराबर भागीदारी रखी गई। इससे लड़ाई के अवसर ही उत्पन्न नहीं हुए। जब डच और फ्रेंच लोगों को केंद्र में बराबर बराबर की भागीदारी मिल गई, हालांकि डच वीकर थे आर्थिक रूप से और 40% फ्रेंच जो अल्पसंख्यक थे वो समृद्ध थे, लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम ये थी कि डच और फ्रेंच आपस में एक दूसरे से चिढ़ते थे। तो केंद्र में बराबर बराबर डच और फ्रेंचों को भागीदारी देने से लड़ाई की संभावना समाप्त हो गई और राज्य सरकारों को छूट दे दी गई अपने हिसाब से सरकार बनाने की। उसमें केंद्र कोई हस्तक्षेप नहीं करता। और एक नया सिस्टम और था जो कि सामुदायिक सरकार के नाम से था। सामुदायिक सरकार का मतलब कि सरकार के सबसे निचले स्तर पर वहाँ के लोग, चाहे डच हो फ्रेंच हो, अपनी सरकार को बना सकते थे, जर्मन हो या। वोटिंग होती थी, वोटिंग के हिसाब से वो अपनी सरकार को चुन लेते थे और उस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और छोटे छोटे विकास कार्य करने के लिए पूरी तरह से छूट दी गई। हालांकि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं केंद्र, राज्य और सामुदायिक सरकार का बेल्जियम में, ये थोड़ा सा जटिल है, पर वहाँ के लोगों को ये पसंद आया। तो आपने इन दोनों देशों में जब कंपैरिजन करते हैं इनके आंकड़ों के हिसाब से, तो आपने ये देखा कि बेल्जियम ने जरा सी समझदारी दिखाई और अल्पसंख्यकों को भी बराबर में भागीदारी दी सत्ता में, जिसकी वजह से वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हुई और वहाँ के लोग खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। श्रीलंका ने ये समझदारी नहीं दिखाई, जिससे कि तमिलों ने अपने संगठन बनाए धीरे धीरे और वहाँ पर जातीय संघर्ष बढ़े। तो सत्ता की साझेदारी का ये दोनों एग्जाम्पल आप लोग समझें कि श्रीलंका ने अल्पसंख्यकों को दरकिनार किया, जिससे गृह युद्ध हुआ। बहुसंख्यकों को भी ये बात समझनी होगी
और समझनी चाहिए कि अल्पसंख्यकों को दरकिनार करने के बाद कोई भी बहुसंख्यक समुदाय बहुत दिनों तक, बहुत लंबे समय तक सुखी नहीं रह सकता। उनके भी अल्पसंख्यक हितों का ध्यान में रखना होगा। बेल्जियम ने ये समझदारी दिखाई। यही लोकतंत्र की आत्मा भी है कि कोई भी सभी पक्षों की बराबर सत्ता में साझेदारी होनी चाहिए। तो आगे इस चैप्टर में हम और भी बहुत कुछ सीखेंगे डियर स्टूडेंट्स, लेकिन हमें ये बात समझनी होगी कि अल्पसंख्यकों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। श्रीलंका ने नहीं रखा था तो श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ गया, लेकिन बेल्जियम ने सभी पक्षों को बराबर बराबर भागीदारी दी, जिसकी वजह से बेल्जियम आज सक्सेसफुल है अपने हालांकि वहाँ सत्ता का जो क्लासिफिकेशन हुआ, सत्ता की जो साझेदारी हुई, वो थोड़ी सी जटिल थी, लेकिन सक्सेसफुल है। तो आपने ये दोनों देशों की स्टडी की और आपने ये समझा आज के सेशन में कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है। हम नेक्स्ट पार्ट में आगे और भी चीज़ों को सीखेंगे। मैं आप लोगों को इसके चैप्टर के नोट्स भेजता रहूँगा, आप लोग अपनी नोटबुक पर नोट करें, क्वेश्चन आंसर भी भेजता रहूँगा। ठीक है, थैंक्स।